नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी मजबूती आई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $48 के ऊपर पहुंचा है। अभी भी 48 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो आज हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपेक की मीटिंग से ठीक पहले क्रूड में तेजी आखिर क्यों है और इससे क्या संकेत मिल रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा साहब हैं, हमारे साथ बीरेन वकील हैं, भाविक पटेल हैं, साथ ही योगेश सिंघल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि वैक्सीन की खबर ने क्रूड के मार्केट में जान फूंकने की कोशिश की है और लिहाजा जब भी वैक्सीन को लेकर खबर आती है उसके बाद क्रूड का मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू होता है। अब 48 के ऊपर आ गया है। क्या क्रूड की वैक्सीन की खबरों के दम पर इतनी तेजी ठीक है? क्या ये जायज है, सस्टेनेबल है, या आपको लगता है कि ये तेजी टिकेगी नहीं? तो इसके मृत्युंजय जी, मैं कहूंगा कि जो बार बार मैं बोलता हूँ, सेंटीमेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। और इस वक्त सेंटीमेंट्स जो पॉजिटिव है, एक चीज कोई लेके नहीं, वैक्सीन की भी बात है। और अभी जो मीटिंग अभी ओपेक की हो रही है 30 नवंबर और 1 दिसंबर को, उसके भी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये जो उन्होंने जो प्रोडक्शन कट वो अब तकरीबन 7 मिलियन बैरल्स पर डे का जो है, इसको 3 महीने और आगे बढ़ाने की बात चल रही है। यूएस में जो इलेक्शन प्रेसिडेंट के हुए, उसके अंदर भी अभी क्लैरिटी आ गई है। यूएस में क्रूड की इन्वेंट्री भी कम हुई है। तो एक नहीं, ये 3-4 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे वो सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव हो गया है। और ये सेंटीमेंट पॉजिटिव के रहते जो इसमें जो डेरिवेटिव प्लेयर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, वो इसके अंदर वो हाइपर एक्टिविटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो तेजी जितनी आती है वो तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से तेजी कुछ ज्यादा आ जाती है। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन $48 प्रति बैरल का रेट चल रहा है। अभी ऊपर भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो इस वक्त तो इंडिकेशन पॉजिटिव है। तो दाम अभी ऊपर जा रहे हैं। अभी लेट अस वेट एंड वॉच कि अभी वैक्सीन का क्या होता है और उससे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कितनी बढ़ती है, डिमांड कितनी बढ़ती है, जो लोगों को जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। तो अभी तो जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव है कि इसके अंदर जो है इसकी खपत में भी तेजी आएगी, प्रोडक्शन कट भी मेंटेन रहेगा, यूएस में भी स्टेबिलिटी है। ये सब चीजों को देखते हुए जो है अभी लगता है कि ये इस वक्त जो तेजी आई हुई है ये इन्हीं कई कारणों से है। सर, ये तो ठीक है, आपने कहा कि सेंटीमेंट पर भी मार्केट चलता है, बिल्कुल ठीक बात है और सेंटीमेंट की वजह से ही तेजी आई है। लेकिन मैं इससे आगे की बात करना चाह रहा हूं सर कि अभी का सेंटीमेंट तो ठीक है, लेकिन क्या जिस खबर के दम पर सेंटीमेंट सुधरा है वो खबर इतनी टिकाऊ है क्या, या वो खबर इतनी दमदार है क्या कि जिससे लंबे समय तक मार्केट का सेंटीमेंट बेहतर बना रहे? इस वक्त तो मृत्युंजय जो है ये सभी पॉजिटिव हैं और ये कहाँ तक सस्टेन रह पाएंगे ये देखने वाली बात है। पर अभी तो जो तेजी आ रही है वो यही है कि अभी सेंटीमेंट अभी ठीक चल रहे हैं। तो कहाँ तक ऊपर जाएगा ये अभी बोलना मुश्किल है। पर अभी के मैं तो यही एनालाइज कर सकता हूँ कि इस वक्त तक के जो रीजन है वो ये है। और अगर यही कारण जो कई कारण जो सस्टेन रहते हैं तो डेफिनेटली और भी इसके अंदर बढ़ोतरी आ सकती है, जो जिसको हम गोल्डीलॉक्स लेवल बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर
सबको सूट करता है वो तो $50-60 के बीच में है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी जो है थोड़ी ये बढ़ोतरी अभी रहेगी। एंड थोड़ा देखते हैं अभी ओपेक में क्या निर्णय होता है। हाँ। लिबिया जो है वो स्पॉइल स्पोर्ट प्ले कर रहा है। वो कहते हैं कि जब तक मेरा जो लेवल जो उनको असाइन लेवल था जब तक नहीं होता तो वो प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे। जी देखिए वॉच करते हैं कैसे रहता है। जी, बहुत शुक्रिया आर.एस. शर्मा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्रूड पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भाविक पटेल जी, क्रूड में आज क्या करना चाहिए? आज अगर ट्रेड लेना हो कच्चे तेल में, इस वक्त 3350 का लेवल है, इस भाव पर इस वक्त क्या ट्रेड लेना क्रूड में ठीक रहेगा? तीन दिन से हमने लगातार अच्छी तेजी देखने को मिली और आज भी अगर देखें तो अभी भी फिलहाल तेजी बेकरार ही है, क्योंकि टेक्निकली भी अगर WTI और ब्रेंट में देखें तो ब्रेकआउट आ चुका है। फंडामेंटल फैक्टर्स भी अच्छे हैं, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रणनीति रखनी चाहिए। अभी 3350 चल रहा है, तो 3320 के करीब आता है तो वहां से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 3260 के स्टॉप लॉस है, और टारगेट रख सकते हैं 3390 से 3400 का। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी क्रूड पर। बीरेन जी, आपका पोजिशनल व्यू क्या है सर कच्चे तेल के ऊपर? 3350 के भाव पर कोई शॉर्ट टर्म कोई पोजिशनल ट्रेड बन रहा है क्या? मार्केट थोड़े ओवर इट लग रहे हैं। जहां तक क्रूड का सवाल है तो मैं पर्टिकुलर ऐसा मान रहा हूं कि हम क्रूड की बेट तो नहीं ले रहे हैं। या तो हम वैक्सीन की बेट ले रहे हैं, या तो ट्रम्प या बिडेन साहब की बेट ले रहे हैं, या तो लॉकडाउन की बेट ले रहे हैं। तो जो भी डिमांड सप्लाई के सिवा के जितने भी फैक्टर है उस पे ही हम बेट ले रहे हैं बीइंग ए मार्केट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना तो चार्ट अभी फिलहाल काम करेगा, ना फंडामेंटल्स काम करेंगे। एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए 20 तारीख को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनकी कैबिनेट आ जाए, उसके बाद मैं कोई व्यू या पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई क्रूड की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की और सोने चांदी की बात करें तो इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव 129 रुपये ऊपर है और सिल्वर का भाव 364 रुपये की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख रही है। भाविक पटेल जी, क्या शाम के कारोबार में ये रिकवरी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए मुझे लग रहा है कि आई थिंक रिकवरी ये जो है वो थोड़ा ओवरसोल्ड हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल रहा है, पर सस्टेनेबल बाउंस है वो एक दिन आई थिंक रुकना पड़ेगा। हमने इंटरनेशनल में भी देखा है कि $1800 के करीब अगर आता है तो वहां से पहले ब्रेकआउट आया था और उसके बाद ही 1950 के करीब गया था, और कल भी देखा कि 1800 के करीब ही सपोर्ट लिया है। और टेक्निकल अगर हम देखें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है, तो आई थिंक थोड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो और $50 मुझे लग रहा है कि नीचे जा सकता है। आज के दिन मैं फ्यूचर से ज़्यादा ऑप्शन में ज़्यादा बेहतर आई थिंक प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा लेस रिस्की रहेगा। तो आई थिंक गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो 49,000 गोल्ड मिनी का कॉल ऑप्शन है वो 430 के करीब चल रहा है, तो आई थिंक 410 420 के करीब आता है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं। मैं ज़्यादा उछाल नहीं देख सकता, पर 510 520 का टारगेट रख सकते हैं और 350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज के दिन अगर उछाल भी आएगा तो आई थिंक टेम्पररी रहेगा, क्योंकि इतने 2-3 दिन के करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है, पर अगर ज़्यादा ऊपर जाना है तो 1850 1860 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो ही हमें लग रहा है कि चलेगा ऊपर। ओके, ठीक है। तो ये राय है आपकी कि क्या प्राइस होगा आगे गोल्ड का। हमारे साथ योगेश सिंघल भी जुड़े हैं, प्रेसिडेंट हैं बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो 49,000 के भी नीचे आ गया गोल्ड, तो क्या अब इस भाव पर फिजिकल डिमांड बढ़ रही है क्या इस वक्त का क्या ताज़ा हाल है ज्वेलरी की दुकानों का? जी मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। कल से भाव थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ है और आज बाजार में ग्राहक बिल्कुल नदारद है। अच्छा, आज बिल्कुल ग्राहक जो है नदारद है। आज हो सकता है कि साया होने के कारण से व्यापारी बाजार में नहीं आ रहा है, इसका कल पता लगेगा। कल भी
अगर बाजार में ग्राहक नदारद रहते हैं तो मंदी बाजार नहीं पसंद करता। ओह, अच्छा। हालांकि ये $1800 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पहले भी $1800 से ही ये बाउंस बैक लेके ऊपर गया था, तो अभी ये कोशिश कर रहा है $1800 के नीचे जाने की। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा रुझान इसमें अभी ढीला है। ऐसा क्यों मतलब ये 49,000 के नीचे लोगों को गोल्ड मिल रहा है, पहले 56 का भाव मिल रहा था, सस्ता गोल्ड मिल रहा है, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं? दरअसल क्या है, ग्राहक जब मंदा होता है तो उसको मंदी हजम नहीं होती है, वो और मंदी में बैठ जाता है। अच्छा अच्छा। और मंदी के नाम से वो फिर से जब वो तेज हो जाता है तब वो फिर भागता है, तो उसको हाथ में मंदी भी नहीं लगती और तेजी हाथ में लग जाती है। अच्छा, ये बात तो मेरी तो राय यही है कि हर नए लो पे 48,390 रुपए का आज लो टच किया है, बहुत अच्छा लेने का था। ऊपर में 48,800 रुपए तक ये सोना जा सकता है। तो हर नए लो पे बाइंग बनती है। अपने घरों में लोग जो बैठ जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, हर लो पे लेना चाहिए, क्योंकि 50,000 रुपए का भाव हर वक्त मिलेगा। अगर ये 45,000 लेना चाहिए, छोड़िए वो तो ठीक है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ सर कि ये तो आपने बताया MCX का प्राइस, आप जो ज्वेलरी बेचते हैं उसका जरा एक बार रेट बता दीजिए। हालांकि वो 22 कैरेट का होता है और सब लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जब दुकान पे जाते हैं, लेकिन आप एक बार अगर बता पाए हमारे दर्शकों को कि आज के डेट में आज 22 कैरेट, मतलब अगर मैं आपकी दुकान पे जाऊंगा ज्वेलरी खरीदने तो मुझे क्या रेट मिलेगा? गोल्ड, ज्वेलरी वाला गोल्ड, मतलब ज्वेलरी के लिए क्या रेट लगाएंगे आप? देखिए, सपोज करो अगर 50,000 रुपए का भाव है, हाँ, तो 92% 22 कैरेट ज्वेलरी होती है, तो आप इसको सीधा कैलकुलेशन है, इसको 92% से करेंगे तो 46,000 रुपए का भाव। सर सपोज नहीं करना है ना, आप तो दुकान पे हैं, आप तो बेच रहे होंगे। अभी MCX का रेट, एक मिनट सर, MCX का रेट आपकी स्क्रीन पर है 48,732। अब आप बताइए कि ज्वेलरी वाला जो गोल्ड है उसका रेट क्या है अगर कोई ज्वेलरी खरीदने जा रहा है तो? 48,732 प्लस 2,100 रुपया इसमें और जोड़ लेंगे, हाँ, तो ये फाइन गोल्ड का भाव हो गया 50,832 मान लीजिए। मतलब 2,100 रुपया आप जोड़ रहे हैं GST विद GST गोल्ड हो गया। इसमें आधा % प्योर सोने का भाव जोड़ते हैं हम 100% का, तो आधा % 300 रुपया वो भी हो जाता है। अच्छा। साथ में 1,800 रुपए का इसमें बदला लगता है मोटा मोटा, हाँ, तो 2,100 रुपया इसमें बढ़ा देंगे तो ये 100% का भाव हो जाता है। हाँ। आपको 18 कैरेट लेना है तो 75% से इसको भाग कर दीजिए। सर योगेश जी, सर 48,000 आप जोड़िए ना सर, अभी कोई टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। 48,729 का रेट है, इसमें 2,100 रुपये और जोड़ देते हैं, है ना? 48,700 ही मान के चलें तो हो गया, आप जोड़ लें, मतलब आपका क्या प्राइस? 45,000 रुपये तकरीबन भाव हो गया इसका। 48,000 रुपये, 45,000 रुपये 22 कैरेट का भाव। 22 कैरेट का 45,000 ना? हाँ, ये हुई ना बात। मतलब ये है कि जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं उनको 45,000 में अभी गोल्ड मिल रहा है। 22 कैरेट ज्वेलरी का प्राइस 45,000 है, यही है ना सर? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इस भाव पर भी डिमांड नहीं निकल पा रही है। अच्छा, आपका प्राइस का क्या आउटलुक है? क्या अभी और सस्ता होगा क्या? हाँ, कुछ आना चाहिए इसमें, क्योंकि लोगों ने अभी अस्थिरता आने के कारण से, ये लॉकडाउन होने के बाद में लोगों में पैनिक था और लोगों ने अपने जो कैश था, लिक्विडिटी थी उनके पास में, जो भी बैंक में पैसा था उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया था। लोगों में एक डर था कि पता नहीं कोई करेंसी फेल हो जाएगी या कोई और समस्या तो नहीं आ जाएगी, तो लोगों ने दब के बाइंग की थी। तो थोड़ा उसका रिएक्शन आएगा, थोड़ा सा उसकी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सिंगल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब फटाफट भाविक बताएं कि ट्रेडिंग क्या की जाए? 48,715 के लेवल पर क्या शाम के कारोबार में कोई ट्रेड बनता है? जी जरूर। आई थिंक गोल्ड मिनी 4 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 49,000 का कॉल का, जो भी प्राइस चल रहा है 430 से 420 के बीच में, तो बाय करना चाहिए 520 के टारगेट के लिए और 360 या 350 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंट्राडे शाम के कारोबार के लिए। ठीक है, ये रहा है आपकी गोल्ड के ऊपर। बीरेन जी, आपका पोजिशनल व्यू सर गोल्ड के ऊपर? मैं काफी ओवरसोल्ड मार्केट है तो मैं बाउंस का इंतजार करूंगा। कल शायद अगर 49,500 के आसपास मिलेगा तो शॉर्ट जाऊंगा। टाइट स्टॉप लॉस रहेगा 50,000 का, टारगेट 48,400 का रहेगा। ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है नरेश का, पूछे नरेश जी। हाँ, ये चांदी 70,000 कब तक आएगी और सोना 55,000 कब तक आएगा? चांदी 76,000, सोना 55,000। अच्छा, बताइए बीरेन जी। काफी लंबा टारगेट है और फिलहाल कोई ऐसे कोई संजोग ऐसे नहीं है कि इतना लंबा सोचना चाहिए।
सर आपने साफ खारिज कर दिया बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलिए अगला सवाल नागौर से अगला सवाल आ रहा है। राहुल हैं, पूछिए राहुल जी। सर मेरे को ये कपास खली पे पूछना है कि ये इनकी तेजी और भी जाएगी कि कहाँ से बाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कपास खली के मास्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीरेन वकील जी। सर बताइए बीरेन जी, क्या होगा कपास खली में? मास्टर तो नहीं हूँ मैं, अभी सीख रहा हूँ इसको, बट जैसे 2-3 बार मैंने कहा था कि 1700-1800 के लेवल पे, कि अब मैं उसमें बुलिश हूँ। 2200-2400 के आसपास का मुझे टारगेट लग रहा है इसमें, लेकिन ऑलमोस्ट 60% तेजी खत्म हुई है। फिजिकल मार्केट में इतना जोर नहीं है जितना फ्यूचर्स में है, तो फिर भी मैं, अगर मुझे 2050 के आसपास मिलता है तो बाय करूंगा। टारगेट 2200 से 2250 तक का रहेगा, स्टॉप लॉस टाइट रहेगा, 2000 के नीचे यानी 1978 का रहेगा। बताइए सर, 1700 पर आपने बाइंग की राय दी थी जी बिजनेस पर, और मार्केट 2100 के ऊपर आ गया है, और आप कह रहे हैं कि आप मास्टर नहीं हैं। 400 रुपये आपके बोलने के बाद बढ़ा है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर ये मैंने कॉपर दिसंबर के 50 रुपए 550 रुपए 25 पैसे में बेच रखे हैं 10 प्लॉट। हर क्रूड में क्या पोजीशन बनानी चाहिए, बताने का कष्ट करें। बताइए भाविक जी। देखिए कॉपर में तो फिलहाल तो वो उन्होंने बेच के रखा है और ऊपर ही जा रहा है, पर आई थिंक 565 का स्टॉप लॉस बना के रहिए, क्योंकि अगर बेस मेटल में भी देखें तो काफ़ी तेज़ी हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर वापस एटलीस्ट अपने भाव टू भाव किया 548 तक आ सकता है, तो 565 के स्टॉप लॉस से आपकी शॉर्ट पोजीशन बनाए रखिए, और 550 या 549 के करीब आता है तो निकल जाइए। और क्रूड की अगर देखें तो क्रूड मुझे 3300 के इंट्राडे अगर आता है तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं। 3250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आज इन्वेंट्री भी है, और टारगेट रखिएगा 3375 का। ठीक है, अगला सवाल है यमा जी का। पूछिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, हम एक किसान हैं जी। हम करीब 100 कुंटल कपास है मेरे पास। हम जनवरी तक रुक सकते हैं, क्या रुकने से फायदा होगा क्या नहीं होगा, ये बात है। बताइए बीरेन जी, जनवरी तक ये रुक सकते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि क्या कपास में जनवरी तक कोई और बड़ी तेजी आ सकती है क्या? रुकना चाहिए। मार्केट काफी तेज हो गया है पिछले 15-20 दिन में। कहीं कहीं पिंक वॉर्म का इश्यू है, कहीं वेदर डैमेज का इश्यू है, तो यहाँ से अभी भी मुझे पर क्विंटल 100 रुपया समथिंग की तेजी लग रही है, और बेल्स की बातों में करें तो या 1000 रुपया पर गठन तेजी लग रही है। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। जिंक दिसंबर है, वो मैं रिकमेंड करूंगा शॉर्ट के 217.60 के करीब, और टारगेट रखिएगा 215.5 का, और स्टॉप लॉस 219.5 का। ओके, आपकी कॉल बीरेन जी। 2-3 दिन के व्यू से मैं कपास में शॉर्ट प्रेफर करूंगा। NCDX कपास पर्टिकुलर 1222 पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रहेगा 1236 1236, और टारगेट रहेगा 1188। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक जी। एल्यूमिनियम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं बेचने के रिकमेंड करूंगा 163.3 के करीब, 162 का टारगेट, और स्टॉप लॉस 164.30। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।